जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम आयुष राज है। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि मैंने अब कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेवी एसएसआर को क्लियर किया हूँ। तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया। मैंने किस तरह अपना फर्स्ट स्टेज को क्लियर किया, उसके बाद सेकेंड स्टेज को क्लियर किया और फाइनल मेडिकल को क्लियर करके कैसे मेरिट लिस्ट में मैं आ पाया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप नेवी एसएसआर का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले आपको 10th प्लस ट्वेल्थ का एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा विथ मैथ एंड फिजिक्स के साथ, एंड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस। किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से दे सकते हैं आप। उसके बाद एज आपको डिफेंस का फॉर्म भरने के लिए एज बहुत मायने रखता है, तो एज आपका 17.5 से 21 होना चाहिए नेवी के लिए। और उसके बाद और सबसे बड़ी बात, आप अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, उसके बाद आपका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। आपको सबसे पहले 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जो पहला जो स्टेज है उसमें स्टेज 1 में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब एडमिट कार्ड दिया जाएगा। स्टेज 1 में आपको कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग विदाउट एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट विल कैरीड इन द वाइज नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस वैकेंसी। स्टेज 1 में सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद द 100 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको सही करने पर, हर क्वेश्चन को सही करने पर 1 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके और क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश, जिसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में होगा। और पेपर सेक्शन जो है इसमें पहले इंग्लिश, उसके बाद साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस होगा। को क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो 10+2 होता है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होता है 1 आवर्स होता है। 1 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको हर एक सेक्शन में पास करना, सबका अलग अलग, जैसे इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ कुछ अलग होता है, साइंस का सेक्शनल कट ऑफ कुछ अलग रहता है, और मैथमेटिक्स का सेक्शनल कट ऑफ अलग रहता है, और जनरल अवेयरनेस वो एग्जाम पे डिपेंड पे वैरी करते रहता है कि मतलब हर एग्जाम में अलग अलग वैरी करते रहता है सेक्शनल कट ऑफ, मगर आपको सेक्शनल कट ऑफ को भी पार करना पड़ेगा। उसके बाद आप पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, मतलब आप ये होता है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से आप जो सही किए हुए हैं उस क्वेश्चन में से 1 नंबर को काट लिया जाता है। तो आप ये सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन एग्जाम में। और जहाँ नेगेटिव मार्किंग रहता है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि नेगेटिव नहीं करना है, जैसे भी हो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फ़ी, जो कि 550 रुपया, और जीएसटी विथ 18% जीएसटी लग रहा है, तो लगभग 650 रुपया, जो कि आपका स्टेज 1 को देने के लिए। उसके बाद आप स्टेज 1 को पास करेंगे, जो कि कट ऑफ नेवी द्वारा जारी किया जाता है उसके वेबसाइट पे। तो आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद जो स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनके ईमेल और एसएमएस के थ्रू उनको बताया जाता है कि आप स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं। तो स्टेज 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले स्टेज 2 में आपका कॉल अप लेटर आएगा स्टेज 2 के लिए। उसके बाद स्टेज 2 में क्या क्या होता है, स्टेज 2 में सबसे पहले आपका, क्योंकि नेवी का एग्ज़ाम है उसमें प्री और मेंस दोनों चलता है, तो पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जो कि सीबीटी 1 में, स्टेज 1 में देखा आपने, बताया कैसे होता है। उसके बाद स्टेज 2 में सबसे पहले आपको, स्टेज 2 में भी एक रिटन टेस्ट होता है। मेरिट आपका स्टेज 2 के बेस पर ही बनेगा, स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और मेरिट के लिए आपको स्टेज 2 में स्टेज 1 से बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें है, स्टेज 2 में सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये आपको पास करना मैंडेटरी है, अगर इसमें आप नहीं पास करते हैं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है, जो कि आपको 6.5 मिनट में करना होगा। और उसके बाद स्क्वाड, जो कि मेल के लिए 20 स्क्वाड है, और पुशअप 12 है। और बेंट नी सिटअप मेल के लिए नहीं है। और फीमेल के 1.6 किलोमीटर दौड़ 8 मिनट में है। और उठक बैठक, जो कि जिसको स्क्वाड बोलते हैं, 15 है। पुशअप फीमेल के लिए नहीं है। और बेंट नी सिटअप 10 है, जो कि फीमेल के लिए है। उसके बाद रनिंग के बाद आप लोग को
रनिंग के बाद, उसके बाद रनिंग करने के बाद और पुशअप जितना फिजिकल क्राइटेरिया वो पास करने के बाद आपको स्टेज 2 में जो रिटेन एग्जाम होता है उसके लिए ले जाया जाता है। रिटेन एग्जाम में सेम सिलेबस रहता है जो स्टेज 1 में सिलेबस रहता है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, सेम सिलेबस रहता है स्टेज 2 में भी, उसमें भी। और स्टेज 2 में आपको ये फ़ायदा है कि आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टेज 2 में, और स्टेज 2 के बेसिस पर ही मेरिट बनता है। तो सबसे पहले उसके बाद आपका वहाँ पे बैठा के एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद आपको मेडिकल प्रोसेस के लिए ले जाया जाएगा। तो मेडिकल, फाइनल मेडिकल वहीं जहाँ आपका रनिंग होता है वहीं पे आपका मेडिकल भी होता है। तो वहाँ दो तरह के होता है, जो बच्चा एक बार में फिट हो जाते हैं उनको तो फिट कर दिया जाता है, तो वो अपना मेरिट का वेट करते हैं। लेकिन जो बच्चा एक बार में फिट नहीं होता है उनको 21 दिन के लिए रीमेडिकल दिया जाता है। और रीमेडिकल में भी जो फिट हो जाते हैं, अगर उनका मतलब मेरिट बन रहा है तो वो भी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को नोटिफिकेशन के हिसाब से बता दिया। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे और किस सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ा और कैसे मैंने क्रैक किया। तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस जो है साइंस, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें जो साइंस का, सबसे पहले साइंस का जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, मैकेनिज्म ऑफ द सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये सब सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना है साइंस में। साइंस में ये होता है कि बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो साइंस में जो फिजिक्स का वेटेज है, ऐसे तो 25 क्वेश्चन रहते हैं साइंस में, मगर फिजिक्स का जो वेटेज है वो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। किसी मतलब वेरी करते रहता है शिफ्ट बाय शिफ्ट, किसी में 10, 12, 15 ऐसे रहता है। तो आपको ज़्यादा ध्यान फिजिक्स पे देना है। और उसके बाद केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी 2, 3, 5, इससे ज़्यादा बायोलॉजी से देखने को मिलता है। तो आपको बायोलॉजी पढ़ने से ये फ़ायदा है, केमिस्ट्री को आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, कि मैंने भी स्किप किया क्योंकि केमिस्ट्री मैं पहले से जानता था बहुत अच्छा। तो मतलब केमिस्ट्री का उतना बड़ा रोल नहीं है नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम में, मगर आप केमिस्ट्री को अगर आपके पास टाइम है तो दे सकते हैं, नहीं तो केमिस्ट्री से अच्छा मैं चाहूँगा कि आप बायोलॉजी के दो, क्योंकि बायोलॉजी में 5 से चैप्टर को ही पढ़ना है। और उस 500 चैप्टर में से ही आपको ज़्यादा ह्यूमन डिजीज जो है इस पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से ज़्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप फिजिक्स को तैयार करें अच्छे से और बायोलॉजी को अच्छे से तैयार करें। मैंने भी ऐसे किया था, फिजिक्स को तैयार किया था और बायोलॉजी को तैयार किया था। और ये बात है, आपको कंप्यूटर साइंस भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का भी किसी शिफ्ट में देखने को मिलता है, किसी शिफ्ट में नहीं देखने में मिलता है। 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का आता है। और सबसे बड़ा बात मैथ का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैथ में जो है वो कुछ सेक्शंस जो हैं 11th के भी रहते हैं, कुछ सेक्शंस 12th के भी रहते हैं। तो मैथ में सबसे ज़्यादा कैलकुलस को आपको अच्छे से तैयार करना है। कैलकुलस अगर आप अच्छे से तैयार कर रहते हैं, उसके बाद रिलेशन फंक्शन को पढ़ना है, लॉगरिथम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री को आप पढ़ सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ट्रिगोनोमेट्री से भी रहता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 या 3, 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आप मैथमेटिक्स के लिए जनरली आप दिन में 2 घंटा दे सकते हैं, मैथमेटिक्स को 2 घंटा दे सकते हैं। और साइंस के लिए 1-1.5 घंटा काफ़ी है, जिसमें आपको फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ना है। फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ना है 2 घंटा, मैथमेटिक्स के लिए 2 घंटा काफ़ी है। उसके बाद हम इंग्लिश के सिलेबस पे आते हैं। तो इंग्लिश में बेसिकली जहाँ तक इंग्लिश में सबसे पहला पैसेज तो आपको देखने को मिलेंगे, पैसेज पे अच्छा खासा काम करना होगा। पैसेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको रीडिंग सेक्शन पे काम करना होगा। रीडिंग सेक्शन के लिए आप आर्टिकल, न्यूज़पेपर जैसे पढ़ सकते हैं। जिसका बहुत ज़्यादा वीक है वो ज़्यादा नहीं, अगर आपका मतलब बहुत ज़्यादा वीक है तो आप 8, 9, 10th इस तरह के बुक जो होते हैं उसको पढ़ के अपने रीडिंग सेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। तो पैसेज का बहुत बड़ा रोल है। प्रीपोजिशन से आपको प्रीपोजिशन ज़्यादा
फिक्स प्रीपोजिशन से नेवी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप फिक्स प्रीपोजिशन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद वॉइस और नरेशन, वॉइस से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नरेशन से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 4 नंबर यहीं से आपको हो जाते हैं। और टेंस से भी 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप आ जाइए वोकैब सेक्शन पे, क्योंकि वोकैब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एंटोनीम साइनोनीम इडियम फ्रेज एंड वन वर्ड से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। एंटोनीम से 1 या 2, वन वर्ड से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और साइनोनिम से भी देखने के लिए, तो एंटोनिम और साइनोनिम के लिए बेसिकली आप वही रीडिंग से ही इसको सही कर सकते हैं। एंटोनिम मैंने भी वैसे ही सही किया, रीडिंग कंप्रीहेंशन, और बहुत अलग अलग तरह के बुक आते हैं, मॉक टेस्ट से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। जनरल अवेयरनेस में नेवी में है कि एस्थेटिक्स का जो पार्ट होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो एस्थेटिक्स के लिए आप यहाँ जैसे कल्चरल एंड रिलीजन दिया हुआ, ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी से तो 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, मगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे जो गांधी जी से रिलेटेड टॉपिक है, इसको नेवी बार बार दोहराता है, तो गांधी जी से जितने रिलेटेड टॉपिक है, 1857 का रिवोल्ट, ये सब मतलब पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं देना, आप पीछे चल जाइएगा, एनिशियंट हिस्ट्री पढ़ने लगिएगा, ये मतलब इससे क्वेश्चन नेवी नहीं पूछती है, तो इससे पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपको एस्थेटिक पे ज़्यादा काम करना चाहिए। एस्थेटिक में भी आपको देखो स्पोर्ट्स सेक्शन से ज़्यादा पूछता है, विनर्स, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, ये भी होता है, किस खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सब। और वार के बारे में भी पूछता है, आर्ट और कल्चर, डांस, और बुक एंड ऑथर के बारे में पूछता है। तो एस्थेटिक्स पे आपको ज़्यादा काम करना। अवार्ड के बारे में दिया हुआ है, नेशनल बर्ड, एनिमल्स, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स। और करेंट अफेयर्स के लिए आप करेंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके लिए 6 महीना पीछे का जो है उसको पढ़ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे आते हैं ऑनलाइन बुक, जिससे आप किसी से भी कवर कर सकते हैं करेंट अफेयर्स को। तो ये सारे थे सिलेबस, मैथमेटिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ऑल ऑफ यू, मतलब आप अपने अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम में क्या होता है, 100 क्वेश्चन रहता है और 60 मिनट टाइम रहता है, तो आप पहले उस चीज़ को अटैम्प्ट करें। मतलब जिस चीज़, मतलब मैंने तो इस एग्ज़ाम में सबसे पहले, मैं जब भी अटैम्प्ट करता था सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस को अटैम्प्ट करता था, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ये होता है कि जो आपको आता है वो बनाना है। क्योंकि स्टैटिक्स पार्ट रहता है तो नॉर्मली बच्चे रट के ही जाते हैं, रटा है सब, जो बनना रहता है सो बन जाता है, जो नहीं बनना रहता वो नहीं बनने वाला है। करेंट अफेयर्स कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बनना होता बन जाए, नहीं तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। उसके बाद साइंस, जनरल साइंस के बाद आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश को अटैम्प्ट करने के लिए इंग्लिश में फिक्स है, पंक्चुएशन से आपको क्वेश्चन आते हैं, वॉइस नरेशन से क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब से आते हैं। तो आप जनरल अवेयरनेस के बाद इंग्लिश को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा नहीं देना, 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना। जैसे जीके सेक्शन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 30 सेकंड टाइम दीजिए क्वेश्चन पे, अगर वो बन रहा है तो बनाइए, नहीं बन रहा है तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप इंग्लिश को सेक्शन खोजेंगे, सेम इसी तरह से इंग्लिश का सेक्शन भी करना, अगर बन रहा है तो बनाइए, अगर नहीं बन रहा है तो इसको स्किप करके फिर नेक्स्ट सेक्शन पर चलना है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप सबसे पहले, उसके बाद आप इस दोनों में से जो अटेम्प्ट कर सकते हैं, मगर मैंने सबसे पहले तीसरे नंबर पर मैंने साइंस को अटेम्प्ट किया था, तो तीसरे नंबर पर मैं साइंस को अटेम्प्ट किया। तो साइंस में भी उसी तरह से देना है, उसके बाद मैथ को अटेम्प्ट करना है। जब आप ओवरऑल सब चीज़ को अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद बचता है कि आपने कितने क्वेश्चन किए। ये कितने क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद देख लेंगे कि उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे कि मतलब कौन कौन क्वेश्चन छूटा। अगर आपके पास टाइम है तब, अगर नहीं टाइम है तब तो कोई बात नहीं है, टाइम है तो देख लेंगे कौन क्वेश्चन बनने वाला है और कौन क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जो क्वेश्चन बनने वाला है, लग रहा है कि वो 1 मिनट समय लगा, तो उसको देख के अंतिम में उसको बना लेना है। और सबसे बड़ा बात, निगेटिव स्टेज 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं करना है। निगेटिव मार्किंग बहुत बच्चे क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं तो
कोई बच्चे 100 में 90 अटेम्प्ट कर देते हैं, कोई 95 अटेम्प्ट कर देते हैं, तो ये गलत बात है, इससे रिजल्ट नहीं होगा। तो जितना क्वेश्चन आपको आता है बस उतना ही अटेम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। मार सकते हैं 5-6 क्वेश्चन तुक्का मार सकते हैं, जो आपको लगता हो कि हाँ सही हो सकता है, नहीं सही हो सकता है। तो 50% अगर वेटेज है कि 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि नहीं होगा, 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि होगा, तो आप उसमें से एक को चॉइस कर सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन को मार सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग, जो कि फ्री का नंबर देता है। तो आप उसके लिए 2-3 चैप्टर है जिसको पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसमें दिया हुआ है। न्यूमेरिकल होता है जो कि एक सीक्वेंस एंड सीरीज का होता है। एक कोडिंग डिकोडिंग सबसे महत्वपूर्ण है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आता है। फिगर से भी आ सकता है, नॉन वर्बल रीजनिंग का भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप नॉन वर्बल के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं नॉन वर्बल के लिए। और कोडिंग डिकोडिंग भी नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग पूछता है, जिससे आप नॉर्मली कोड कर सकते हैं। तो ओवरऑल रीजनिंग आसानी से बन जाता है, और ये 5-6 नंबर का पूछता है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने कैसे नेवी एसएसआर को क्रैक किया। अ, बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि कितना देर पढ़ना है। तो मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ कि ये मैटर नहीं करता है कितना देर पढ़ना है। आप अगर रेगुलर 5 से 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सिलेबस को ख़त्म करना रहता है, तो उसके लिए आप 7-8 घंटा दे सकते हैं। मगर उसके बाद जब सिलेबस ख़त्म होने के हो जाता है, तो उसके बाद आप नॉर्मल रिवीजन करते रहिए। पीछे सबसे बड़ा बात है, आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन से ये होता है कि आपने जो पढ़ा वो रिवाइज होते जाता है, तो आपके मतलब रहता है कि, और जो रिवीजन नहीं होने के बाद आप भूल जाते हैं पीछे का। तो नॉर्मल 5-6 घंटा पढ़िए। और सबसे बड़ा बात है कि अब ऑनलाइन सब टेस्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप जितना ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मैंने भी दिया एग्ज़ाम से पहले लगभग 50-60 आप दे सकते हैं। जहाँ से टेक्स्ट बुक हो, हर जगह परीक्षा ऐप है, हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ से टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। तो टाइम सबसे बड़ा बात होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, टाइम मैनेजमेंट। तो आप इस पे अच्छा काम करें। और आप स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, तो आपका हो सकता है स्कोर अच्छा ना हो, तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। सबके साथ ऐसा ही होता है, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। अपना कहाँ मिस्टेक किया है उसको मॉक टेस्ट देने से सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस, वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि आपके स्कोर को बूस्ट अप करने में। आपका जो क्वेश्चन नहीं आता, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए अपने कॉपी में, और फिर से रिवाइज कीजिए। अगर पहला मॉक टेस्ट आपने दिया, उसके बाद जो गलत हुआ आपका, और जो गलत हुआ उसको कॉपी में नोट किया। सबसे बड़ा बात, आपने तुक्का मारा, उससे ही हो गया, उस बच्चा को लगता है कि क्वेश्चन हमको स्किप कर देना चाहिए, मगर ये नहीं, आपको नोटबुक में नोट करना है उस क्वेश्चन को भी। और दूसरा मॉक टेस्ट देने से पहले उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। जितना क्वेश्चन आपने पीछे फर्स्ट मॉक टेस्ट में गलती किया था, उस सब को एनालाइज करना है, उसके बाद फिर नया मॉक टेस्ट देना है। तो फिर जो नया मॉक टेस्ट में गलत होगा, उसको फिर नोटबुक में नोट करना है, और उसको रिवीजन करते जाना है। और जिस जिस चैप्टर में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।